चलिए आज हम देखते हैं कक्षा छठवीं विषय विज्ञान का अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें अभी हम सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं, अनेक प्रकार के मिश्रण होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अवयव जो उपस्थित होते हैं उनको पृथक करने की या उनका पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें देखते हैं हम, खाद्य पदार्थों में गंदी, सस्ती व अनुपयोगी वस्तुओं की मिलावट की जाती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने की सामग्री होती है, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, इनमें खाद्य पदार्थों में गंदगी, सस्ती व अनुपयोगी वस्तुओं की मिलावट की जाती है। यह मिलावट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी कभी यह मिलावट अनायास या आवश्यकता पड़ने पर हो जाती है। कभी कभी यह मिलावट अनायास हो जाती है या कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर, जैसे स्टोर करने के लिए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें एक जगह स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए कभी कभी हम इसमें मिलावट कर देते हैं। कुछ अनुपयोगी पदार्थों को इनमें मिलाकर इनके साथ रख देते हैं ताकि ये खाद्य पदार्थ है जो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो ये मिलावट कभी कभी अनायास या आवश्यकता पड़ने पर हो जाती है, जैसे स्टोर करने के लिए। अतः मिश्रण को शुद्ध रूप में उपयोग करने के लिए उनमें उपस्थित हानिकारक अवयवों को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। जैसे अब इन खाद्य पदार्थों का जब हमें उपयोग करना है, तो खाने में जब हम उपयोग करते हैं तो हम अनुपयोगी पदार्थों के साथ या इन गंदगी के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो खाने के लिए साफ स्वच्छ बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें ये पृथक्करण की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण है, किसी खाद्यान्न से छोटे छोटे कंकड़ों, धूल, मिट्टी, किसी खाद्यान्न से छोटे छोटे कंकड़ों को धूल, मिट्टी और भूसा, जब भूसा जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसमें बहुत से भूसा के कण होते हैं और उस पौधे के डंठल भी होते हैं, इनको अलग करना होता है। नंबर 2 है, नदी अथवा तालाब के पंकिल जल को साफ करना। नदी तालाब के जल को साफ करना भी आवश्यक होता है और इसमें जो अवयव होते हैं, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उनका पृथक्करण किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है। यह कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पावन एक पृथक्करण की विधि है जिसमें किसी मिश्रण से भारी तथा हल्के, भारी जो भार में अधिक होते हैं, भारी तथा हल्के जो भार में कम होते हैं, हल्के अवयवों का वायु अथवा पवन के झोंकों द्वारा पृथक करने की क्रिया निष्पावन कहलाती है। जैसे हमने देखा होगा, किसान एक पात्र में अनाज लेकर, और हवा चलती है जब, वायु के झोंके चलते हैं जब, तो वो ऊपर से अनाज को गिराता है नीचे, जिससे हवा से जो धूल
और भूसे के कण होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं और अनाज जो है वो नीचे गिरता है। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे व धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? पकाने से पहले दालों के नमूने से, जब दाल हम खाने के लिए पकाते हैं उससे पहले जो दाल के नमूने में या दाल में जो भूसे के कण या धूल के कण होते हैं उनको हम कैसे पृथक करेंगे? तो निष्पावन विधि के द्वारा। पकाने से पहले दालों के नमूने से भूसे तथा धूल के कण निष्पावन विधि के द्वारा पृथक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको रोक करके नोट कर लें। प्रश्न नंबर 4 देखें, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? छालन विधि एक पृथक्करण की विधि है। भिन्न भिन्न आकार के अवयवों को मिश्रण से अलग करने की विधि छालन विधि है, विधि कहलाती है। इसका उपयोग आटा से भूसी अलग करने के लिए और बालू से कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए किया जाता है। तो अलग करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए भिन्न भिन्न आकार के छेदों वाली छलनियां उपयोग में लाई जाती है। छलनी उपयोग में लाई जाती है मतलब छालन विधि मतलब चालन विधि। प्रश्न नंबर 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को पृथक कैसे करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से रेत को निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जल से रेत को पृथक किया जा सकता है। निस्तारण विधि मतलब निस्तारण विधि। रेत के भारी कण जल में, जो पात्र में जल होता है, जो मिश्रण होता है, उसकी सतह पर बैठ जाते हैं और जल को बिना हिलाए हुए दूसरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है और दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? एक मिश्रण है जिसमें आटा और चीनी मिक्स है, उसको क्या पृथक किया जा सकता है? आटे और चीनी को अलग अलग किया जा सकता है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर है हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। इसके लिए हम एक छन्नी का उपयोग करेंगे। मिश्रण को छलनी में डालकर छानेंगे जिससे आटा नीचे चला जाएगा और चीनी छलनी में रह जाएगी। जिससे एक छलनी में मिश्रण को डालेंगे और हिलाएंगे, छलनी में चीनी जो है ऊपर रह जाएगी और आटा छलनी के नीचे गिर जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर है, पंकिंग जल के नमूने को गिलास में लेकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पंकिंग जल का नमूना जो है, जो पंकिंग जल लिया है उसको एक गिलास में रखकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद अविलेय गंदगी बीकर की तली में बैठ जाती है। कुछ समय के बाद अविलेय गंदगी जो जल में घुल नहीं पाती है, अविलेय गंदगी बीकर की निचली सतह पर जम जाती है, बैठ जाती है। अब जल को बिना हिलाए इसके ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लेते हैं, दूसरे गिलास में डाल लेते हैं। जो अविलेय गंदगी है वो एक गिलास में या बीकर में नीचे जम जाती है और उसका जो जल है दूसरे गिलास में हम उड़ेल लेते हैं, डाल लेते हैं। अब इस जल को या इस जल की अशुद्धि को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित करते हैं। तो क्या करते हैं, फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर एक बीकर में लगा देते हैं तथा मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर या फिल्टर पत्र में डालते हैं, जिससे मिश्रण के ठोस कण फिल्टर पत्र में ही रह जाते हैं तथा स्वच्छ पानी को दूसरे गिलास में एकत्रित कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला रिक्त स्थान दिया है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खाली स्थान कहते हैं। धान की जो फसल होती है, जो बालियां होती हैं, वो एक पौधे के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसको धान की बालियों को पौधे से या डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। धान की बालियों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग विधि कहते हैं या हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला खाली स्थान दिया है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। किसी कपड़े पर दूध को जब डालते हैं तो दूध की जो मलाई होती है वो ऊपर रह जाती है और दूध कपड़े के नीचे रिस जाता है। तो यह पृथक्करण की कौन सी विधि है? ये है निस्यंदन। निस्यंदन निस्यंदन की विधि के द्वारा मलाई जो है वो ऊपर रह जाती है और दूध नीचे गिर जाता है। अगला है खाली स्थान, समुद्र के जल से नमक खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो है वाष्पन। वाष्पन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। अगला खाली स्थान, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधि बताइए। यह है निस्तारण विधि। निस्तारण। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सत्य अथवा असत्य। पहला प्रश्न है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं, असत्य है। दूसरा है, नमक
तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक और चीनी का मिश्रण है, क्या उसे पवन के झोंकों से या पवन के झोंकों के द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं, ये भी असत्य है। तीसरा दिया है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। निस्यंदन द्वारा फिल्टर पेपर में मिश्रण को डालते हैं, अशुद्धियां फिल्टर पेपर पर रह जाती है। छलनी के द्वारा ये निस्यंदन विधि द्वारा किया जा सकता है। सत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण विधि द्वारा या निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। असत्य है। प्रश्न नंबर 10 देखें। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? शिकंजी बनाने के लिए उसमें चीनी घोलनी होती है और ठंडा करने के लिए बर्फ मिलाया जाता है। अब पूछा ये गया है किस प्रक्रम में अधिक चीनी मिलाई जा सकती है? तो किसी विलयन में जब उसका तापमान अधिक होता है या नॉर्मल तापमान पर, सामान्य तापमान पर होती है, तो उसमें विलेय पदार्थों को अधिक मात्रा में मिलाया जाता है या मिलाया जा सकता है। इसलिए शिकंजी को या शिकंजी में बर्फ डालने से पहले चीनी को मिला लिया जाएगा। शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डालेंगे, क्योंकि विलयन अधिक ठंडा हो जाएगा तो उसमें और विलेय पदार्थों को नहीं घोला जा सकेगा या कम घोला जा सकेगा। बर्फ में डालने से पहले जल में अधिक चीनी घोलना संभव होता है। नोट कर लीजिए।